न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंच से सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 28 मिनट तक विस्तार से संबोधन करते हुए उत्तराखंड के गठन से लेकर आज तक की विकास यात्रा को रेखांकित किया और कहा कि साल 2000 में जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया, उस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2 दशकों में उत्तराखंड ने निरंतर विकास की मजबूत राह तय की है। तो वहीं अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुराने दौर का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए अराजकता, सुरक्षा और विरासत पर हमलों की बात कही और कहा कि आज वही उत्तर प्रदेश सुशासन, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत की पहचान बन चुका है, जहां बेटियां सुरक्षित हैं। और योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में उत्तराखंड को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें आपको, हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब आपको बता दें 28 मिनट तक विस्तार से संबोधन करते हुए उत्तराखंड के गठन से लेकर अब तक की विकास यात्रा को उन्होंने बताया, रेखांकित किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2000 में जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया, उस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2 दशकों में उत्तराखंड ने निरंतर विकास की मजबूत राह तय की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाधि मंच से ये बड़ा संदेश दिया है और इस दौरान 28 मिनट तक उन्होंने मंच से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास से यूपी की पहचान बदली है। बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है। ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां कोटद्वार में बाबा का नाम बदलने को लेकर उठा विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। आपको बता दें कि मामले में मोहम्मद दीपक पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया है जो सद्भावना और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। तो वहीं इस पूरे मामले पर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना रह गया है। सरकार के किसी भी अच्छे काम की वे कभी प्रशंसा नहीं करते। उन्होंने साफ कहा कि मोहम्मद दीपक को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से राजनीतिक है और इनका कोई ठोस आधार नहीं है। उनका काम है आरोप लगाना। कभी भी उन्होंने सरकार के किसी अच्छे काम की प्रशंसा नहीं की। देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है लेकिन आज भी वो जो अर्थनीति है माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की, उसका आज भी विरोध करते हैं। तो इसलिए खड़गे जी
जो बात बोल रहे हैं उनकी बातों का केवल राजनीतिक महत्व है, तो ये पॉलिटिकल आरोप है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां 120 एकड़ भूमि पर ट्रैक्टर चलाया गया जिससे खड़ी फसल को जानबूझकर बर्बाद किया गया। आपको बता दें कि इस पर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने पत्र के जरिए सीएम धामी, उत्तराखंड डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पत्र जारी करते हुए कार्रवाई की मांग की है। और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि जब खटीमा शासन प्रशासन ही इस तरह से कार्य कर रहा है तो खटीमा के लोगों से न्याय की क्या उम्मीद करें। प्रदेश की सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूं, डीजीपी को भी और जो है चीफ सेक्रेटरी को भी, लेकिन साथ में ही मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं। इसलिए लिख रहा हूं कि जो शासन प्रशासन पुलिस और राजस्व विभाग जाकर बिना किसी कोर्ट के आदेश के खेत जुतवा रहा है, तो अब उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से या प्रदेश के शासन प्रशासन से हम न्याय की क्या उम्मीद लगा सकते हैं। पत्रकारों के पूछने पर उप जिलाधिकारी हाथ जोड़ ले रहे हैं, भाग जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कोई नोटिस नहीं दिखा रहे हैं, कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन खेत जुतवा रहे हैं। नंबर बहस हुई, मेरे वकील ने की थी, उस टाइम उनका केस भी खारिज हो गया तो मुकदमा भी खारिज हो गया। जमीन जिसकी सी नंबर फरमाइश हुई मेरी ज़मीन की, जो ज़मीन की फरमाइश हुई वो ज़मीन मुझे फिर आदेश मिल के भी आपकी खेती कर सकते हो। मैं खेती करने लग गया, फसल बोई, ज़मीन थोड़ी जी खले दी है, नीवी है, डाउन है, उसमें मैंने गेहूँ का बोया सी तो गेहूँ मेरा हल्का रह गया बिल्कुल। बीजन दी मैं चल गन्ना बीज रहे, थोड़ा मौसम साफ हो जू गन्ना बीज लूँगा, मैं अभी तैयारी कर ली गन्ना बीजन दी। ये कह रहे तुमने गेहूँ को जोता, हम मेरा आपका गेहूँ है, मैं उसको जोतूँ जो मर्जी करूँ, किसी दूसरे आदमी को की तरह है। युवराज तलवार ने मेरे दादाजी बालकृष्ण भाटिया को मृतक दिखाकर कूट रचित तरीके से हमारी भूमि और जो है अपनी बुआ मीना देवी और लोगों के नाम झूठा वसीयतनामा बनाकर फर्जी मृत्यु नामा के माध्यम से अपने नामों पर चढ़ा दी। हमारे द्वारा मुकदमा लिखवाने पर युवराज ने कोर्ट से जमानत 3 माह जेल में रहने के बाद अपनी करवा ली। युवराज ने जोगिंदर कौर को भी मृतक दिखाकर अपनी बहन जानिया के नाम भूलेखा पे चढ़ा दी। हरिद्वार के मंगलौर में सालों पुराने आपसी विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है। आपको बता दें कि खेत पर काम करने के दौरान हुए टकराव में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को नियंत्रित किया, साथ ही दोनों घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। करिए और जो हक्कम भाइयों में सीरियस है और दिलसाद के सिर पर हाथ को चोट लगी हुई। इनका पहले से ही झगड़ा चल रहा, पहले भी कोई मारपीट, पहले इनमें 307 बने, दोनों फरीक जेल गए। झगड़ा किस चीज को लेकर? झगड़ा तो इनके आपस का मनमुटाव हो, गांव का प्रधानी का यही झगड़ा जी, और एक पक्ष हारा हुआ, एक जीतता हुआ। आज ऐसी क्या वजह हुई? बस वैसे हुई कि मैं घात लगाओ बैठे होंगे, ये घर से आ रहा है, इसके साथ मारपीट करी, ज्यादा मारपीट करी। सीरियस हक्कम भाई और दिलसाद के सर हमारे पास ये हाकम नाम के जो अभी विक्टिम आए थे, पिता का नाम रियाज है, 42 वर्ष उम्र बताई गई है। इनको सर पर और पैरों पर थोड़ी चोटें आई हैं, सर पर थोड़ी गहरी चोट थी तो उस कारण से उन्हें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, आगे रेफ़र किया गया है। बाकी तो रिपोर्ट्स के बाद ही CT स्कैन वगैरह एडवाइस कर दिया गया है, न्यूरोसर्जन ओपिनियन के लिए बोल दिया गया है। जो यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाना था वो सब दिया जा चुका है, फिर आगे के लिए हमने रेफ़र कर दिया हायर सेंटर के लिए, एम्स के। खबर जसपुर से है, जहां कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भारी संख्या में शिव भक्त उधम सिंह नगर के जसपुर और काशीपुर से होकर गुजरते हैं। तो वही प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट हो गया है ताकि कांवड़ियों को किसी भी बात की परेशानी ना हो और उन्हें किसी भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो वही ASP काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था और कांवड़ियों के संपूर्ण
आगमन को सुगम, सरल और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए वो सभी प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर और अन्य राज्यों के साथ समन्वय करके बेहतर से बेहतर करने की स्थिति बनाई जाएगी और किसी भी रूप में कांवड़ियों को अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, उसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था और जो कांवड़िए हैं उनके संपूर्ण आवागमन को बिल्कुल ही सुगम, सरल, सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए वे सभी प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से समन्वय करके बेहतर से बेहतर कराने की स्थिति बनाई जाएगी। किसी भी रूप में उन्हें किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और उनकी पूरी यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रूप से संपन्न हो, यह सुनिश्चित कराया जाए। खबरों में आगे बात करेंगे काशीपुर से खबर, जहां नगर निगम काशीपुर के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में विकास की एक नई इबादत लिखी गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर जो आंकड़े सामने आए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महापौर दीपक बाली की जोड़ी की कार्यकुशलता का सीधा प्रमाण है। दरअसल मुख्यमंत्री के विजन और महापौर के धरातली संघर्ष का ही नतीजा है कि पिछले 1 साल में 121 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 798 योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है और कई बड़ी परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। और नगर निगम की पूरी टीम ने बिना किसी टैक्स या शुल्क की बढ़ोतरी किए राजस्व को 8 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर सीधे 10 करोड़ 50 लाख के पार पहुंचा दिया है। तो वही विकास की इस रफ्तार को देख महापौर दीपक बाली ने अब अगले साल के लिए 25 करोड़ रुपए आय का लक्ष्य रखा है और साफ कर दिया है कि आय बढ़ने का ये फायदा सीधे तौर पर शहर के विकास में लगेगा, ना कि जनता पर कोई भार डाला जाएगा। 1 साल के अंदर देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी युवा सोच है, शानदार नेतृत्व है और उन्हीं के सहयोग के साथ जो कि हमारी शक्ति है इस शहर के विकास के लिए, उनका सहयोग, उसके साथ साथ 1 साल के अंदर हमने 121 करोड़ की लगभग 798 योजनाओं को धरातल पर उतारा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां धर्म जागरण समन्वय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा और कहा कि कुछ लोगों के द्वारा करबला स्थित विवेकानंद स्मारक का रंग बदल दिया गया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, जिसको लेकर जांच पूरी कर कार्रवाई की मांग की गई। कुछ दिन पूर्व का है, ये हमारे शहर से लगता हुआ विवेकानंद विश्राम गृह, जो हमारे विवेकानंद जी का विश्राम गृह है, उसके स्थल पर कुछ लोगों द्वारा उसमें एक रंग विशेष को जबरन कराया गया, जिससे कि एक सनातन धर्म के लोगों को उससे आपत्ति भी हो रही है, उसे ठेस भी पहुंच रही है। अन्यथा हमें कोई रंगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने आज ये एसएसपी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से ये बतलाया है कि कृपया उसमें जिस भी व्यक्ति द्वारा ये जबरन ये कार्य किया गया है उसकी जांच की जाए, उसकी जांच की जाए। मामला ये है कि हमारे विवेकानंद विश्राम गृह के पास कुछ लोगों के द्वारा जो पुराना पेंट था उसे हटा करके उसमें दूसरे रंग का पेंट कर दिया है, जिसमें हमारे हिंदूवादी सभी जितने भी लोग हैं उनको घोर आपत्ति होती है। दूसरा, वहां के गेट भी इस प्रकार के पोत दिए गए हैं जो अपने अन्य लोगों का गेट जहाँ की लैंड है वैसा ही पेंट वहां पर कर दिया है, जिससे अतिक्रमण की भी शंकाएं बन रही हैं। दूसरा, उस स्थल पर हमने महाराज से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा था इस रंग के लिए नहीं कहा गया था और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम रंग बदल देंगे। देखिए, ये जो यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद का जो एक यहाँ पर जो कह सकते हैं कि विश्राम स्थल था, उसको लेके उन्होंने कलर को लेके उन्होंने कुछ आपत्ति की। उनका कहना है कि कुछ जानबूझ के षड्यंत्र के तहत किया गया।
देहरादून में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने को तैयार है और बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। साथ ही आगामी 16 फरवरी को होने वाले राज्यपाल आवास कूच को लेकर सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी बताया। उन्होंने दावा किया कि इसका सीधा असर साल 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और राज्य की जनता इस सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। 16 फरवरी को राज्यपाल आवास कूच करने का निर्णय लिया है और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि 16 तारीख को आप देखना कि कितनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग और कांग्रेस जन सड़कों पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ने का काम करेंगे और 16 फरवरी इस सरकार के ताबूत में ऐसी कीद होगी कि 2027 में इस राज्य के अंदर बदलाव सुनिश्चित होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कालाढूंगी से है, जहां एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने कालाढूंगी कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली स्टाफ के साथ बैठक कर सभी हिस्ट्री शीटरों पर कड़ी नजर रखने और आम नागरिकों से बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कोई भी फरियादी निराश होकर वापस न जाए। पुलिस का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और उसकी समस्या को गंभीरता से सुना जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों से अच्छा व्यवहार बनाए रखने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। एनुअल इंस्पेक्शन जो वार्षिक निरीक्षण है वो कालाढूंगी थाने का किया जा रहा है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्राइम है, जो यहाँ का लॉजिस्टिक्स है, उसमें हर चीज़ पर हम लोग इसमें रिव्यू करते हैं और जो भी इसमें फाइंडिंग होंगी वो हम आगे रिपोर्ट इसमें सबमिट करते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, जो कुछ भवन हैं जो कि रिपेयर मेंटेनेंस की जिसमें आवश्यकता है, जैसे मेस हमने चेक किया, आवासीय परिसर चेक किया, बाउंड्री तो फिलहाल ठीक है, तो जहाँ भी कमी होगी उसको हम अपनी रिपोर्ट में उस हिसाब से इंगित करके और उसमें आगे बजट की हम लोग डिमांड करेंगे और जैसे इसमें बजट आता है तो इसमें सुधार किया जाएगा। देहरादून में उत्तरायणी कौथिग महोत्सव 2026 की भव्य शुरुआत हुई। आपको बता दें कि 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने दीप जलाकर किया। आपको बता दें कि सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से आयोजित ये आयोजन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें लोक कला, पारंपरिक खान पान और हस्तशिल्प के साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं की खूबसूरत झलक देखने को मिली। तो वहीं राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्थानीय कारीगरों और उत्पादों की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ सामाजिक एकता और आर्थिक विकास को भी मजबूत करते हैं। वहीं आयोजक गीता धामी ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य दूर दराज से आए कारीगरों और लोक कलाकारों को एक मंच देना और उन्हें आर्थिक सहयोग पहुंचाना है। तो वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, देहरादून मेयर सौरभ थपियाल सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मैं समझती हूँ कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग जिस सोच और विज़न से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान को जीवंत रखने के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ में हमारे ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्रों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं अपने सामान का, कि जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म जिनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो विज़न है हमारा, एक उनको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके उनको आर्थिक रूप से सहयोग करना और एक अपनी ये परंपरा विरासत को बनाए रखना। आज सचमुच ऐसे लगा कि पूरा उत्तराखंड का परिवार इकट्ठा हुआ है वो 3 शिव जी के त्रिशूल के मिशन के ऊपर में। पहला सांस्कृतिक धरोहर और जड़ों से मिलने के लिए, दूसरा एक सामाजिक एकता और तीसरा एक आर्थिक विकास। आज अत्यंत खुशी हुई कि हमारे परिवार के 172 स्टॉल्स ने और ग्रुप्स ने उसमें हिस्सा लिया।
और राज्यपाल ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बता दें आपको, गीता धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही और उनके साथ ही आपको बता दें ये 5 फरवरी से 8 फरवरी तक महोत्सव चलेगा। इस दौरान कई कार्यक्रम में कई मंत्री भी मौजूद रहे। निराश्रित और घायल पशुओं के उपचार एवं अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पौड़ी गढ़वाल, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। संस्कार के प्रतीक है, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा के भाव से हम सबको जोड़ते हैं। हमने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती को पूजा है और मां सरस्वती ये तो नहीं बोलती है कि कौन व्यक्ति, कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है। जो मेहनत करेगा, जो सही दिशा में सोचेगा, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेगा, मां सरस्वती की कृपा उस पर उसी प्रकार से बरसती हुई दिखाई देगी। उसकी कृपा में भेद नहीं है, भेद लेने वाले के मन में है। जो लेना नहीं चाहता है उसको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता है, लेकिन मां तो कृपा बराबर बरसाती है। महादेव के मंदिर में जो आएगा वही तो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जो आएगा ही नहीं वह उससे वंचित ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में नकारात्मकता है। नकारात्मकता जीवन में हमेशा व्यक्ति को पतन की तरफ लेके जाती है, दुर्गति की तरफ लेके जाती है। सकारात्मकता हमारी गति को प्रगति की तरफ बढ़ाती है। ये हमें तय करना है कि हमें प्रगति अच्छी लगती है या दुर्गति अच्छी लगती है। अगर प्रगति चाहिए तो सकारात्मक सोच बनाइए, दुर्गति की ओर कोई जाना चाहता है तो नकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। और यह दृष्टि जब भी हमारे मन में होगी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। उत्तराखंड की भूमि तो वैसे भी देवभूमि है। यहां का नौजवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में गया है उसने अपनी प्रभावी उपस्थिति से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है। यहां के हिमालय से निकला हुआ जल पूरे उत्तर भारत की भूमि को उपजाऊ बनाता है। देश का पेट भरता है, दुनिया के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का एक माध्यम बनता है, बागवानी का एक माध्यम बनता है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्तर पर हो, इस सरकार चाहती है। सरकार सहयोग भी देना चाहती है। हम सबका दायित्व बनता है कि उसका उपयोग हम करें। बच्चों को गांव में रह करके पढ़ाने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ें। याद रखना, ये गांव हमारी सभ्यता के मूल हैं। मूल जितना मजबूत होता है, जितनी गहरी होती है उसकी जड़ें, उतना ही पेड़ फलता फूलता है और आगे बढ़ता है। याद रखना, नींव जितनी कमजोर होगी भवन उतना ही कमजोर हो जाएगा। मूल जितनी कमजोर होगी उतना ही पेड़ आसानी से किसी झंझावात और तूफान की चपेट में आ जाएगा। हमने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को किसी झंझावात और किसी तूफान की चपेट में नहीं आने देना है। गांवों को पलायन से बचाना पड़ेगा। गांवों को शिक्षा के, नवाचार के, शोध के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना पड़ेगा। हमारे गांव फिर से ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करें जिसके लिए हमारा गांव जाना जाता था। एक आधार था, स्वावलंबन था, उसमें आत्मनिर्भरता थी, उसमें सब कुछ था। मुझे याद है बचपन में हमने इसी क्षेत्र में जब जन्म लिया था, हमारी निर्भरता सरकार पर 0% हुआ करती थी। यानी कोई भी कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं,
गांव के लोग मिलकर के अपने सारे कार्यों को संपन्न करते थे। इस पूरे क्षेत्र में भी हम लोग देखते थे, सरकार पर कोई निर्भरता नहीं होती। गांव की सड़क भी गांव के लोग मिलकर बना लेते थे। सरकार कभी कभी आती थी उस समय तो। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।